खबर दिल्ली की। यहां सड़कों पर आज कई घंटे सियासी संग्राम हुआ। बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, आपके प्रदर्शन में प्रधानमंत्री का अपमान करने की खुली छूट थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल के सामने नरेंद्र पुतिन कहकर पीएम को अपमानित किया। केजरीवाल ने भी खुलकर बीजेपी पर हमले किए। चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर आपकी ये सियासी लड़ाई हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां बीजेपी मुख्यालय है। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घंटों प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। खड़े होकर पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। क्या हुआ, क्या आगे नहीं जाने दे रहे? अंदर हमारे को उससे आगे बैरिक से नहीं जाने दे रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। आपको पता ही है, देख रहे हैं आप शुरू से। एक तरफ तो चोरी करते हैं, दूसरी तरफ सीना चोरी करते हैं। 20 और 16 इतना बड़ा आंकड़ा है, फिर भी इनको पढ़े लिखे लोगों कहते हैं हमारे पास डिग्रियां हैं। आप देख रहे हैं। आज के दिन हम काला दिवस के रूप में मनाना चाहेंगे। काला दिवस के रूप में इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर मचे इस घमासान में मोर्चा खुद सीएम केजरीवाल ने संभाला। केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर किया। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। दोनों ने बीजेपी पर कई तीखे हमले किए। कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए गणतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए, तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार, हद है यार। ऐसे में आप कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रामक नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और पोस्टर दिखे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। जिस तरह से वोटों की चोरी करवाई गई पूरे देश ने कैमरे के सामने देखा है। आज पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। पोजीशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और सब लोगों ने उनकी बेईमानी देखी। प्रदर्शन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, बैरिकेडिंग थी, लेकिन आप कार्यकर्ता शांत होने को तैयार नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने दावा भी किया कि प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आपका आरोप है कि बीजेपी ने धोखाधड़ी करके जीत दर्ज की। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर वोट अवैध कर दिए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका दायर की और आपके कार्यकर्ता इन्हीं आरोपों के बाद आज सड़कों पर उतरे, लेकिन जवाबी प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया और केजरीवाल को शराब घोटाले पर ईडी के समन के मामले में घेरा। डाल तू पात पात। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ केजरीवाल की तरफ सामने आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। इस तरह की तख्तियां लिखी हुई है, केजरीवाल दिल्ली को लूटना बंद करो, केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कि किस तरह आम आदमी पार्टी डिफ्लेक्ट कर रही है, जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। और जिस तारीख पे केजरीवाल जी को ईडी के सामने जाकर पेश होना था, उसकी जगह वो पेश नहीं हो रहे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर प्रदर्शन करा रहे। कमीशन चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा।
कोर्ट ने साफ बता दिया, कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। खेल तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है वहां पर। उनके अपने मित्रों ने, जो उनके सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के मित्र हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया। उन्होंने जानबूझ के बैलेट को और दोष भारतीय जनता पार्टी पे दे रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच तो होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा वो जांच से भाग रहे हैं। जब आपकी जमानतें जब्त होती है तो ईवीएम खराब है और धांधली हो रही है। जब आप चुनाव जीते तो आपकी पॉलिसी योजनाएं बहुत अच्छी होती है, तब ये कहते हैं, तब ईवीएम ठीक हो जाते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट पर रुकिए केजरीवाल साहब। दरअसल आज जिस नोटिस पर केजरीवाल को पेश होना था वो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजा गया 5वां समन था। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की दलील देकर पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरा समन भेजा गया और 21 दिसंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और विपासना में चले गए। तीसरा समन केजरीवाल को इसी महीने 3 जनवरी को ईडी के पास जाना था, लेकिन उन्होंने समन को अवैध बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथा समन भेजा गया। 18 जनवरी को केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन पेश होने के बदले उन्होंने ईडी को एक लंबा चौड़ा प्रश्न पत्र भेज दिया। अब फिर से आज पेश होना था, लेकिन वो प्रदर्शन वाली क्रांति करते रहे और ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है। विपक्ष पीएम मोदी का विरोध कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। आज इसके संकेत उन्होंने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में दिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दूसरे कार्यकाल में खासा विकास हुआ है। इसके बाद उन्होंने तीसरे टर्म में का जिक्र किया। सुनिए तीसरे टर्म को लेकर उनका यह बड़ा इशारा। मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी, और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे, और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की उम्मीद जताई। इसके पहले भी कई मौकों पर वो इसका जिक्र कर चुके हैं। आपको बताते हैं तीसरे टर्म को लेकर उन्होंने कब कब संकेत दिए। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत में उन्होंने कहा, नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष पूर्ण बजट लेकर आएंगे। 31 जनवरी को ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्व समावेशक विकास जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बना रहेगा। 29 दिसंबर 2023 एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 2024 में लोगों की पहली पसंद बीजेपी है। 3 दिसंबर 2023 3 विधानसभा में प्रचंड जीत पर बोले, आज की जीत ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दी है। नवंबर 2023 पीएम बोले, मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो भारत टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश बनेगा। 26 जुलाई 2023 तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के बाद, आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर तकरार आज सड़क से आंदोलन तक देखने को मिला। इसी मसले पर ओवैसी ने आज संसद में मुस्लिम कार्ड खेला। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि देश के मुसलमान मोदी पर भरोसा नहीं करते। कहा कि भारत के पीएम मुसलमानों से पहचान छीनना चाहते हैं। यह भी कहा कि क्या आप हर मस्जिद को हमसे छीन लेंगे। यह भी कहा कि देश के संविधान पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन कानून नहीं चल रहा है। आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं।
ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? आपने ओवैसी का गुस्सा देख लिया। इस बीच एक और शख्स है, वो भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, जो 400-500 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पहली बार कोर्ट के कानून का जनाजा निकला है। मदनी का ये पूरा बयान आपको दिखाएंगे, उससे पहले कुछ तस्वीरें देखना चाहिए। वाराणसी में प्रशासन के लिए आज कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती था। एक तो आज जुमे की नमाज और ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष के खिलाफ फैसला। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर वाराणसी में हालात कैसे होंगे, जिस ज्ञान व्यापी को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये भगवान शिव का मंदिर है, उसी ज्ञान व्यापी के बाहर हजारों मुस्लिम जुमे की नमाज के लिए पहुंच गए। वाराणसी के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात था। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों ने सब्र से काम लिया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञान व्यापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विवादित परिसर संरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि संरक्षित स्थल को कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा, जबकि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पूजा पाठ रोकने की से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में बैरिकेडिंग हट गई। आधी रात को पहुंचे पुजारियों ने शुद्धिकरण किया। रात करीब 2 बजे पहली पूजा हुई, फिर सुबह मंगला आरती हुई और व्यास तहखाने में पूजा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ज्ञान व्यापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। प्रयागराज में आए इस फैसले का असर दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में ज्ञान वापी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, इस फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा पहुंचा है। जो ज्ञान वापी मोहल्ले में वाक़े है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। ज्ञान वापी के जिस तहखाने में पूजा को लेकर विवाद हो रहा है, उसे भी समझ लीजिए। नंदी के सामने ही व्यास जी का तहखाना है। 1993 तक तहखाने में पूजा की इजाजत थी। नवंबर 1993 में हिंदू पक्ष को पूजा से रोका गया। तत्कालीन यूपी सरकार के आदेश के बाद पूजा पर रोक लगाई गई। 31 साल से हिंदू पक्ष की पूजा पर रोक थी। 25 सितंबर 2023 को पूजा के लिए याचिका दायर हुई। एएसआई के सर्वे में तहखाने में मंदिर के सबूत मिले और कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तब तक ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। अब बात एक बार फिर कानून व्यवस्था की करते हैं। आज ज्ञान वापी में पूजा भी हुई और नमाज भी अदा की गई। ऐसे में पुलिस के सामने क्या चुनौतियां थी, रिपोर्ट। कोई बात नहीं है, मस्जिद में जगह फुल हो गई है, आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए। जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पे जाके बीबी रजिया में। सारे लोग यहाँ से जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए गली में, सब लोग आगे बढ़ते रहिए। राजू भाई
बढ़ाइए आगे सबको, यहाँ मत खड़े रहिए। और अब खबर राजनीति की। कहते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दें तो कह सकते हैं कि दोनों की मार तगड़ी होती है। आज यही स्थिति संसद के अंदर दिखी। पॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से ऐसी बात निकली जिसे देश में राजनीति का नैरेटिव ही बदल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में बोल रहे थे। खड़गे बीजेपी पर हमलावर थे। इसी दौरान बोलते बोलते उन्होंने एक ऐसी बात कही जो वायरल हो गई। खड़गे ने कहा, आपके 330 से 334 सांसद थे, अब 400 पार हो रहा है। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी काफी देर तक हंसते रहे। खड़गे के बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। बीजेपी ने क्या किया आपको बताएंगे। पहले खड़गे की पूरी बात आपको सुना। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 तुम चुन के आओ सर। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले। इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विपक्ष ने कर लिया स्वीकार, तीसरी बार में 400 पार। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बयान जो है वो कांग्रेस के गले की फांस बन गया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी पर तंज था जिसे वो समझ नहीं पाए। वैसे कांग्रेस की मुश्किल उसके नेताओं के बयान ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता भी बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के मुंह से ये शब्द क्या निकले, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी। शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। उन्होंने खड़गे के बीजेपी 400 पार वाले बयान का हिस्सा पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते खड़गे का कमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा था। बहुत सरकास्टिक वे में खड़गे जी ने कहा कि लोग तय करते हैं, आप कहते हो 400 के पार तो 100 के पार भी नहीं जाओगे। ये सरकाज़म था, पर बीजेपी वाले इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि सरकाज़म को समझना उनके दिमाग से परे होता है। कांग्रेस सफाई देने के मोड में ही थी कि एक बड़ा हमला इंडिया गठबंधन के अंदर से हुआ। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कोलकाता में कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा वार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कांग्रेस से 300 सीटों पर लड़ने को कहा था, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। ममता ने कहा उन्हें तो कांग्रेस के 40 सीट जीतने पर भी शक है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस को बंगाल में 2 सीट ऑफर की थी। ममता यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वाराणसी और एमपी में बीजेपी को हराएं। ममता कांग्रेस पर बरसी तो यहां भी बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। इंडी गठबंधन है जिसके प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गायब हो चुके हैं। ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, आज उन्होंने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अटैक कर लिया है राहुल गांधी पर। कहती हैं कि राहुल गांधी जी फोटोशूट करा रहे हैं, परंतु आज ममता बनर्जी ने आखिरी कील डाल दी है और इंडी गठबंधन का जो कब्र है उसमें आखिरी कील डालने का काम किया गया। एक और बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। खबर दक्षिण वर्सेस उत्तराखंड की। कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के एक बयान पर जबरदस्त हंगामा मचा, जमकर राजनीति हुई है। सांसद डीके सुरेश ने कल एक बयान देते हुए दक्षिण भारत के लिए अलग देश बनाने की मांग उठा दी। डीके सुरेश की टिप्पणी पर हंगामा आज हुआ।
संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बयान के लिए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने ऐसी क्या बात कही कि संसद में हल्ला मच गया। कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये है कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद DK सुरेश। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार के भाई हैं। DK सुरेश एक बयान से विवादों में है। कल केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। DK सुरेश बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. DK सुरेश दक्षिण भारत के राज्यों से जमा होने वाले GST और डायरेक्ट टैक्स को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल उत्तर भारत के राज्यों में करती है और फिर कहा अगर ये जारी रहा तो वो अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। DK सुरेश के मुंह से निकले इन्हीं शब्दों ने तूफान मचाया। बयान कल दिया था लेकिन इसकी गूंज आज सुनाई थी। जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री